ये दूसरी बातें हैं, ये होती रहेंगी, पर पढ़ाई जो हमारा मेन मकसद है हम उसके ऊपर आते हैं। ये मैंने सुनने हैं आप लोगों से थर्सडे को, ये याद रखिएगा, जो इधर से बातें सीआरपीसी की हो रही हैं। तो जब एक दफ़ा वो हम रिहर्सल करेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। चार्ज के ऊपर हम थे, चलान आता है, फिर जज साहब जो है वो चार्ज फ्रेम करते हैं। अब चार्ज की डेफिनेशन को देखते हैं, 4C। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन। अब एक शख्स है, उसने चोरी की 379 थेफ्ट में, साथ उसने उस बंदे को हर्ट भी कर दिया। अब जब चार्ज फ्रेम होगा ना, तो एक चार्ज में वो कहेंगे कि आपने चोरी की, दूसरे वाले में जो हर्ट का सेक्शन की प्रोविजन आएगी वो डालेंगे कि आपने ये हर्ट किया। तो यहाँ पे अब 2 चार्ज हो गए ना। तो अब डेफिनेशंस को देखें, इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन। अब चार्ज का जो हेड है उसमें 2 हेड हो जाएंगे कि उसको किया, उसको बताना है, इसमें सेक्शन भी लिखा जाएगा, बताया जाएगा कौन सा स्पेसिफिक किस्म का उसने हर्ट किया है, ठीक है। और इसमें जारी बात है, चलान आया तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी होगी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट में पता लगेगा कि कौन से स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट पे जो हर्ट है या कौन सा ऑफेंस लगा हुआ है। ये चार्ज हो गया। चार्ज के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड कॉग्निजेबल केस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है? जिसमें वारंट के बगैर अरेस्ट किया जा सकता है, और जहां पे वारंट के बगैर कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है जो 154 में है, तो वो जो है कॉग्निजेबल केस हो गया। एफ, अब आप एफ को देखेंगे ना, तो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस आ रहा है, कॉग्निजेबल नहीं है, ये याद रखना है, याद करने के लिए। 4F कॉग्निजेबल ऑफेंस। Cognizable offense means an offense for, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being, enforce arrest without warrant। ठीक हो गया। CNSA के अंदर, पीका के अंडर, आपके बाद हमने फिर ये डिस्कस किया था ATA के अंडर, जहां पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है CRPC के अलावा, PPC के अलावा, तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। और फिर हम आगे जाएंगे, हम प्रोविजंस देखेंगे जहां पे एक चीज लिख लें। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आगे जाके, उसे अभी से नोट कर लें। CRPC में कहां कहां पे पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है? कोई आता है सेक्शन माइंड में तो बताएं जी शाहजेब। उसके बाद मैडम मरियम, आप सर 54 में है विदाउट वारंट। जी जी मैडम, वारंट के बगैर पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है? वो तो PPC है ना, CRPC में प्रोविजन है। अगर सर उसको ऑस्टेंसिबल मींस, हाँ बताएं। ऑस्टेंसिबल मींस उसका सर, और अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में 107 देखें यहाँ पे 9 ग्राउंड से लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखी है, इसको अभी आप छोड़ दें, हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है 151, ये 4 सेक्शन है, इसके अंडर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा और किसी सेक्शन में पावर नहीं है CRPC के विदाउट वारंट के। ठीक हो गया, ये नोट कर लें, ये चारों सेक्शन 54, 55, 57, 151 CRPC। Okay, 4F cognizable offense and cognizable case. Cognizable offense means an offense for, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being, enforce arrest without warrant। ठीक हो गया। उसके बाद G omitted है, H complaint। कंप्लेंट फाइल होती है अंडर सेक्शन 200। ठीक है, फिर कंप्लेंट फाइल होगी, उसके बाद क्या होगा? बयान होगा, क्या नाम है? हाँ मुस्तकीफ का बयान उसी वक्त साथ ही लिया जाएगा जब कंप्लेंट फाइल होगी। ठीक है, ऐसे ही है मैडम निशात, ऐसे ही है, मैं करेक्टली है आपका, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे अभी आएंगे कुछ दिनों में नाम आएंगे, ऐसे ही है नाम आपका। फिर क्या होगा मैडम? उसके बाद उस बयान मैं मैडम से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, क्या होगा? कंप्लेंट फाइल हो गई, फिर क्रिमिनल कंप्लेंट हमने फाइल कर दी एडिशनल सेशन जज के पास, फिर क्या होगा? पहले ये बताइए, एडिशनल सेशन जज के पास कंप्लेंट हो सकती है? नहीं सर, मजिस्ट्रेट के पास होगी। ये किधर लिखा है? 200 मोस्टली जो है ना कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास होती है, पर कोई इस तरह की स्पेशल सर्कमस्टांसेस या कोई स्पेशल लॉ परमिट कर सकता है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में
जाती है सेशन जज के पास, एडिशनल सेशन के पास, ठीक है, पर सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास है। मैडम कंप्लेंट हो गई फिर नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है। इसमें याद रखनी है एक बात, जनरली हमने कंप्लेंट फाइल की, उसके बाद हम कर्सरी स्टेटमेंट करवाते हैं जो हमारे जो कंप्लेनेंट है उसकी, फिर विटनेस की स्टेटमेंट भी करवा देते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट देखता है कि इसके बाद जो है अक्यूज को नोटिस देना कि नहीं देना, और पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि नहीं करवानी। अगर वो करवा देता है तो पुलिस को कह देता है कि इन्वेस्टिगेट करो, तो वो इसी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे जैसे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और फिर जब वो रिपोर्ट लेकर आएगा इन्वेस्टिगेशन की तो फिर आगे मामला चलते हैं, ठीक है। फिर जैसे एफआईआर केस है वैसे हो जाता है। एक चीज़ ये याद रख लें। दूसरी चीज़, एक ऑफेंस हुआ, एफआईआर होगी और ट्रायल चल रहा है, सेम अक्रंस के ऊपर क्या हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। ठीक हो गया, कर सकते हैं। फिर क्या होगा, एक अब दो अब हम सीपीसी पढ़े होते तो हम रेस्ट जुडिकाटा की तरफ जाते, रेस्ट सब जुडिस की बात करते, पर अभी हम छोड़ देते हैं उसको। अब एक ही वकूआ है, आपने एफआईआर भी करा दी और कंप्लेंट भी करा दी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले सर कंप्लेंट चलेगी, एफआईआर रुक जाएगी, बैक स्टेप फिर हो ही साथ साथ चलेगी कि रुक जाएगी? रुक जाएगी। कंप्लेंट में फैसला आ गया, फिर अगर नहीं हुआ फैसला में तो फिर एफआईआर भी नहीं होगा। कंप्लेंट का जी, अगर कंप्लेंट आपने कर दी यहाँ पे डिसीजन हो गया, मे बी कन्विक्शन मे बी एक्विटल, दो ही चीजें होंगी ना। फिर क्या होगा एफआईआर का? (403) सीआरपीसी डबल जीओपार्डी। हाँ जी, ठीक है, वेक्स्ड वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो जाहिर बात अगर इधर फैसला हो गया तो फिर ये तो नहीं चलनी ना, ये गई, ठीक है। ये याद रखें मैडम, नोट करें इसको, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लें आप लोग, नोट रखें कि एक वो केस स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, ट्रायल आपका कंप्लेंट में चलेगा। जब कंप्लेंट खत्म हो जाएगी तो फिर आप इस प्रिंसिपल को देखें ना, एक अक्यूज है, उसको आपने पूरा ट्राई किया, एविडेंस आया, कोर्ट ने एविडेंस देखी, पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, एविडेंस हुआ, फिर कोर्ट ने फैसला दिया। अब यहाँ पे सपोज करें उसकी एक्विटल हो गई है, आप फिर अपील में चैलेंज करें उसकी एक्विटल को, आप दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जो है वो ना ये नहीं चला सकते, क्योंकि फिर ये हो जाएगा, फिर डबल जीओपार्डी में आ जाएगा। आप एक शख्स को एक ऑफेंस के ऊपर 2 दफा ट्राई करने के बराबर हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता। सारी एफआईआर और कंप्लेंट की प्रोसीडिंग ये तो मैंने देखा कि फर्स्ट स्टेप पे कंप्लेन आ जाएगी और एफआईआर बैक फुटिंग होगी, ये पैरेलल चल रहे हैं फिर। देखें होता पता क्या मैडम, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। एफआईआर हुई, ट्रायल चल रहा है, यहाँ पे अब जो है ना 161 के कोई स्टेटमेंट्स होंगी, यहाँ पे कमियां पेशियां रह जाती हैं एफआईआर वाले केस में, आपको लगता है कि इसने नहीं फंसना, आप फिर जब कंप्लेंट फाइल करते हो ना, फिर आप इसमें वो सारी चीज़ें इंप्रूव कर लेते हो, ठीक है। जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो और ये मैजिस्ट्रेट ने अगर एक्सेप्ट कर ली और नोटिस कर देंगे, ये रुक जाएगा, ये केस चलेगा। तो कंप्लेंट फाइल करने का मकसद होता है कोई ऐसे, अब ऐसे तो नहीं है कि वकूआ हुआ, एफआईआर होगी, हम कहेंगे हमने कंप्लेंट भी करनी, कंप्लेंट करने का कोई मकसद होगा, अब उसको हो सकता है वकूए को इम्प्रूव किया है, चीज़ें इंप्रूव की हैं, फिर भी अक्यूज को यहाँ बेनिफिट मिलता है कि अगर आप इधर से इधर आ रहे हैं तो इधर सर जब एफआईआर होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस बनती है, फिर वो कंप्लेन में भी उनको साथ ट्राई किया जाता है। देखें जब यहाँ पे होगी ना, अब देखिए एफआईआर हुई थी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, ट्रायल हो रहा था, चलान आया होगा ना, तो जाहिर सी बात है जब इधर भी इन्वेस्टिगेशन को कहेगा मैजिस्ट्रेट, तो उनको पता नहीं होगा यहाँ पे चलान आया हुआ है, वो सारा बताएंगे। अब चलान के हैं 7 कॉलम्स, कॉलम एक है जिसमें है कैलेंडर ऑफ विटनेस होता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ विटनेस। तो हो सकता है अगर उन्होंने वकूआ इंप्रूव किया है और ये यहाँ पे और गवाहों को डाल लें, तो यहाँ इससे डिफरेंट हो सकते हैं, ये भी डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट वो ऑब्वियसली वो करेंगे अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। इधर जो एक लिस्ट बन रही है, अब हम ये कह रहे हैं कि वो कंप्लेन वाला चलेगा, तो इधर वाले जो विटनेसेस हैं उनका उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। मैडम यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा ना, ये जब ये कंप्लेंट चल पड़ी है ना, मैजिस्ट्रेट ने नोटिस कर देंगे, ये स्टॉप हो जाएगी प्रोसीडिंग, यहाँ पे प्रोसीडिंग ही नहीं चल रही। अब सर अब ये हुआ कि मर्डर हो गया, उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट आती है, हाँ, हम जब एफआईआर चल रही होती है हम ये देखते हैं कि उसमें जो डॉक्टर होता है उसको भी बुलाया जाता है, क्योंकि उसका नाम था लिस्ट ऑफ विटनेसेस में, उसने पोस्टमार्टम हाँ जी, फॉर्मल विटनेसेस कहते हैं जी। कंप्लेन में इस तरह उस डॉक्टर को बुलाया जाएगा। देखें एक सेट बनते हैं, ये बातें हम इधर से उधर चले गए, ये ट्रायल की बातें हैं, पर एनी हाउ करें, रिपीट भी करेंगे, आपको याद हो।
ये अब रूल्स में नहीं लिखा हुआ, हम एक सेट बनाते हैं। अब हम प्रोसिक्यूशन की तरह से हमने एविडेंस करवाना है, ट्रायल प्रोसिक्यूशन चलाते हैं, तो क्लियर है ना सबको? प्रोसिक्यूशन क्या है ये पता है आप लोगों को? सारे क्लियर है? मैडम तहरीम क्लियर है ना? आप प्रोसिक्यूशन नहीं, चलें मैं बताता हूँ। आप जो है ना, आपका जो है ना, एक तो आपकी क्रिमिनल लॉ के अंदर कौन सी पार्टीज हैं, क्वेश्चन ये है। स्टेट है, यहां पे आपकी स्टेट आ गई, यहां पे आपका अक्यूज आ गया। अब जो स्टेट है, स्टेट किसके बिहाफ पे आई है? जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है, जो कंप्लेनेंट है, ठीक है। अब जो कंप्लेनेंट है इसने एफआईआर रजिस्टर करवाई है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये गरीब बंदा है, तो स्टेट इसके साथ खड़ी है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जो सपोज करें जो प्रोसिक्यूटर है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ट्रायल उसने चलाना होता है। अब ये अपना प्राइवेट लॉयर भी हायर करते हैं, प्रैक्टिस है, करना है कर लेने, तो सरकारी वकील चलाएगा। अब जो सरकारी वकील एडीपीपी है, जो भी प्रोसिक्यूटर है, अब कोर्ट में 50 केस लगे हैं, वो उतना ना उनको पढ़ सकता है ना उतना उनकी असिस्ट कर सकता है। तो जो कंप्लेनेंट है वो मोस्टली अपना वकील जो है वो करते हैं, ताकि जाहिर सी बात है जो प्राइवेट वकील है वो ऑब्वियसली मेहनत करता है ना, मेहनत करेगा, वो डिगिन करेगा और सारे काम करता है। अब जो आपकी जो प्रोसिक्यूशन है वो इन्होंने करनी है। प्रोसिक्यूशन आपकी इन वकीलों ने करनी है। मेन यही रहेगा, वो अगर सरकारी प्राइवेट हो भी रहा है तो वो इसके अंडर ही आएगा। इसके अंडर ही आएगा, हाँ जी। कभी भी आप कोई क्रिमिनल ऑर्डर पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट होगी, तो आप देखेंगे जी, अब जहाँ पे डीपीजी है, एपीजी है, एडीपीपी ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंट, ये मस्ट लिखा होगा उस ऑर्डर में, उसके बगैर हो नहीं सकता। वहां पे वो हो ना हो इन प्रैक्टिकली, पर ये जज साहब ने लिखना जरूर है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पे बयान कराना और सरकारी वकील कोर्ट में ना हो, तो जज साहब स्पेशली जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच मैसेज भेजते हैं प्रोसिक्यूटर को भेजो, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे केस इन्होंने प्रूव करना है। केस किसने प्रूव करना है? प्रोसिक्यूशन ने। अक्यूज ने क्या करना है? ये ख्याते कराएंगे, इन्होंने क्रॉस जब करनी है तो ये उसमें डेंट डालने की कोशिश करेंगे, और वो जब डेंट डलेगा तो अल्टीमेटली आके बेनिफिट इसको अक्यूज को मिलता है। सिविल केसेस में चीजें बिल्कुल अलग है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ऑलवेज हैज टू एस्टैब्लिश हिज केस बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट। प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग, ठीक है, ये मैगजीन्स हैं। और फिर जो अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ है, और जो उसके है अनटिल प्रूवन गिल्टी जो है ये इनोसेंट है अक्यूज। अब सारे काम इन्होंने करने हैं। अब जो बात हो रही थी ना, एक सेट बनता है मैडम, जो आप कह रही है ना, एक सेट में जो फॉर्मल विटनेस हैं उनके बयान कराए जाते हैं। अब फॉर्मल विटनेस जो हैं आईओ, पुलिस वाले, फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट्स आती हैं पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की, वो वाले, और फिर उसके बाद आपके जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है वो है, उनके बयान आप करवाते हैं, और साथ उनका क्रॉस भी हो जाता है। एग्जामिनेशन में चीफ एंड क्रॉस का पता है आप लोगों को? मैडम तहरीन पता है? सर लेकिन फिर भी आप मैं बता देता हूँ। और मैडम ठीक है ना, जिसको नहीं हो वो जब कुछ मुझे नाम नहीं आते, वैसे मैडम आपका पहले मैं ना ये अपने कुछ बताया कि टाइम civil में और क्रिमिनल में ये फर्क है, एग्जामिनेशन और ये विटनेस, ये हाँ जी सर वो किस तरीके से डिफरेंस देखें। बात यह है कि पहली तो डिफरेंस है पार्टीज का। अब आप लोग जब क्यूएसओ पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बर्डन ऑफ प्रूफ को वो डिफाइन करता है आर्टिकल 117 में। उसके बाद 118 का जो आर्टिकल है उसमें वो एक इंटरेस्टिंग बात करता है कि एविडेंस कौन लेकर आएगा, और वहां पे ये बात लिखी है एविडेंस वो लेकर आएगा अगर दोनों पार्टीज एविडेंस ना दें और उसका केस खत्म हो जाए, ठीक हो गया। तो जाहिर सी बात है सिविल केसेस में देखें तो प्लेंटिफ केस लेकर आ रहा है। अगर मैं केस फाइल करता हूँ आपके अगेंस्ट और कहता हूँ आपने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं, तो एविडेंस तो मैं लेकर आऊंगा ना, फिर मुझे प्रूव करना है। और यहाँ पे क्रिमिनल में एफआईआर जो स्टेट जहाँ पे कराई है यहाँ पे ये लेकर आएंगे, तो ये हो गया। अब जब एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, तो एग्जामिनेशन चीफ हुई है, सपोज करें मैं एग्जामिनेशन चीफ कोर्ट में करा रहा हूँ, मेरे वकील साहब खड़े हैं, उन्होंने मुझे तैयार करवाया हुआ है, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो, मैंने ओथ लूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो वकूआ है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा कि इतने बजे इस वक्त पे मैं गार्डन टाउन में बैरिया इंस्टीट्यूट के अगर सपोज करें बाहर खड़ा था और वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग आए, उन्होंने इस शख्स को अगर मारा तो ये मारा, ठीक हो गया। वो डिटेल्स बता दूंगा, ये मैंने डिटेल्स बता दी, ये मेरी एग्जामिनेशन इन चीफ है। अब ये एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई। फिर एक लीडिंग क्वेश्चन होता है,
ये हम डिटेल्स में उधर चले जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चन जो है ना वो जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क इन एग्जामिनेशन चीफ और इन री एग्जामिनेशन, अगर कोर्ट उसको परमिशन दे और वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो और कहते हैं अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो तो पूछे जा सकते हैं। अब जो लीडिंग क्वेश्चन वो इस तरह का, अगर मैं आपसे ये कहूँगी सुबह 9 बजे आप लाहौर हाई कोर्ट में थी तो आप या यस कहेंगी या नो कहेंगी, तो मैं खुद ही वो सजेस्ट कर रहा होता है क्वेश्चन के आंसर क्या है, ठीक है ना, ये लीडिंग क्वेश्चन है। अब चीफ का मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को समझ लग गई। अब क्रॉस होनी है। अब मैंने ये बयान दे दिया जो डिफेंस काउंसिल है इधर इनका, वो मुझसे क्रॉस करेगा। तो जब वो क्रॉस करेगा तो उसने, अब जारी बात है मेरी वैरासिटी भी चेक करनी है, मैं वकूफ़े में मौजूद था कि नहीं था, मेरी ये जो स्टेटमेंट जो मैंने दी है ये किसी मेरी प्रीवियस स्टेटमेंट से इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। हो सकता है मैंने 161 की स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट उसको आईओ को दी हो, उसमें कुछ और बातें बताई हो और अब कोर्ट में मैं कोई और बात करा रहा हूँ, तो मुझे वो क्रॉस एग्जामिन करेगा ताकि अब उसने, अब मैं जो हूँ हो सकता है मटीरियल मेन विटनेस हूँ केस का, जो आई विटनेस है। अब अगर मेरी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, मेरी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं और वो कोशिश यही करेगा कि क्रॉस एग्जामिन में मेरी स्टेटमेंट में तजादात आए, वो तजादात आएंगे तो उसको वो नोट किया जाएगा। फिर फाइनल आर्गूमेंट्स जब होंगे वो कोर्ट को बताएगा कि ये जो विटनेस मिस्टर ए आए थे इनकी चीफ में इन्होंने ये बात की, क्रॉस में ये बात की, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, उसके फिर बेनिफिट अक्यूज को मिलेंगे। और फिर देखिए थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती हैं, थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें होती हैं, अगर ज़्यादा वो अफेक्ट करना शुरू हो जाएं तो फिर उसको इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाता है, और जब इंसेंटिव मिलता है तो फिर जाहिर सी बात, जब आप सजा देंगे तो सजा कम करते जाएंगे, और एक वो थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस होता है तो फिर आप एक्विटल में आ जाएंगे, ठीक है ना। स्टार विटनेस नहीं, इनमें थोड़ा फर्क आ जाता है। अब इसमें जो चीज़ें हैं ना, अब आप क्यूएसओ की देखेंगे ना तनाजुर में, तो क्यूएसओ में से कोई बात नहीं लिखी हुई, वहाँ पे विटनेस को इस तरह नहीं डिफाइन किया हुआ। ये डिफरेंट जजमेंट्स में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। लास्ट 3 विटनेस हो गया, वश टक्कर हो गया, स्टार विटनेस हो गया, चांस विटनेस हो गया, जजमेंट्स में हैं चीज़ें जी। ये मुझे मैं देखूंगा, देखें ये टर्म जो है ना इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो मेन जो है ना, जो एक तो आपका मार्जिनल विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस हैं, ये मेन यूज़ होते हैं, इसको हम कर लेंगे। वो फिर जो, हाँ जी, वो जो रेलिवेंट है ना, वो कहते हैं जजमेंट, उसको देख के कर लेंगे। इस तरह और भी कोई पॉइंट्स होंगे ना जो रिसर्च करके हमने देखने होंगे, तो वो आपने मुझे बता दिए करने, तो हम उसको इन पर्टिकुलर उस पर देखेंगे, उसकी साइटेशन की जो जजमेंट है ना उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपने जो क्वेश्चन किया ना, मैडम चीफ हुई, क्रॉस हुई, तो उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और जजमेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक पार्टी है, अब यहाँ पे पता क्या होता है, अब ये हम बातें प्रोसीजर में आगे जा रहे हैं। मैडम मरियम आ रही है समझ? श्योर। अक्यूज जो है ना ये 342 की स्टेटमेंट देता है, ये कंपलसरी होती है, ये जरूर देनी होती है, ठीक है मैडम, ऐसा ही है। ये कभी देखी है किसी ने स्टेटमेंट? ये अच्छा देखिए, इस 340 की स्टेटमेंट में उससे क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्या आप एज अ खुद विटनेस पेश होना चाहते हैं? वो 340 की गवाही होती है, अगर वो ये चाहे तो वो देना चाहते हैं। यूजुअली ये नहीं देते गवाही, क्योंकि इन्हें पता है हम, ये जो है ना ओथ के ऊपर होती है, ये विदाउट ओथ होती है। ये ओथ के ऊपर हम गवाही देंगे तो फिर हम क्रॉस भी होंगे, तो हम क्यों इस तरह के काम करें? 342 ये विदाउट ओथ है। ये जो एक क्वेश्चन है, जब ये प्रोसिक्यूशन अपना सारा एविडेंस कंप्लीट कर लेती है तो फिर उससे क्वेश्चनियर में क्वेश्चन पूछते हैं उसी एविडेंस में कि ये बात बताइए, ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, लास्टली के तुम्हारे अगेंस्ट इन्होंने क्यों। जब हम ये आएंगे इन चैप्टर्स पे तो हम वो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। जब अक्यूज अपनी स्टेटमेंट देता है या चीफ करवाता है या उसके विटनेस चीफ कराता है, तो उसकी क्रॉस प्रोसिक्यूशन एज वेल एज आपके विक्टिम भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें चीज देखें ना, क्रॉस करता कौन है? ओपोनेंट। अक्यूज का डिफेंस काउंसिल करेगा ना। ये देखें, ये डिफेंस काउंसिल है, ये डिफेंस काउंसिल जो अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाँ, तो यही करेगा ना क्रॉस। नहीं 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 नहीं, देखें अब देखें, अब मैं करता हूँ दोबारा, देखें क्रिमिनल जो केस है वो प्रूव किसने करना है? प्रोसिक्यूशन है। विटनेस कौन लेकर आएगा? प्रोसिक्यूशन लाएगी। तो चीफ हुई, एग्जामिनेशन में चीफ हुई, प्रोसिक्यूशन करवाएगी, ठीक है। मिस्टर एक का बयान आया, ये सपोज करें आई विटनेस है, इसने वहां पे बयान दिया, सपोज करें 1 जनवरी को दिन दोपहर 12 बजे गार्डन टाउन में स्पेसिफिक जगह पे मैं खड़ा था, वहां पे 2 लोग आए, उन्होंने मिस्टर DC को मारा, ठीक है, उसने सारा बयान बता दिया, वो उनका हुलिया भी बता दिया। अब ये जो है क्रॉस कौन करेगा इसको?
ऑपोजिट पार्टी यहाँ कौन सी है? डिफेंस काउंसिल है, ये करेंगे। ठीक है, इन्होंने ऐसी प्रपोज करें 6 विटनेस पेश कर दिए। अब आपके पास 2 सेट हैं, एक ये आपके पास फॉर्मल विटनेसेस हैं जिसमें पुलिस वाले होंगे, आईओ होगा, मेडिकल रिपोर्ट वाले होंगे, पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के जिन्होंने रिपोर्ट दी है वो हैं, उनको आप करेंगे। पर पहले जो है ना प्राइवेट विटनेसेस वो किया जाता है। जो सेट 2 है ना प्राइवेट विटनेसेस वो हो गए जिसने वकूआ देखा, आई विटनेसेस है। तो प्रैक्टिस ये चल रही है कि आप पहले जो हैं, जो आपके प्राइवेट विटनेसेस हैं, आप उनके बयान करवाते हैं, उन पर क्रॉस होती है, फिर उसके बाद जो है आप जो फॉर्मल विटनेसेस हैं उनके बयान करवाते हैं। ठीक हो गया? ये कहीं सीआरपीसी में नहीं लिखा, ये कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर प्रैक्टिस में ऐसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें, ये आप लोगों ने भूल जाना है। हाँ जी, मैं करता हूँ। अब आपके जो सेट ऑफ विटनेसेस है ना, जो एक सेट ये बनता है, प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन जो है गवाहियां लेकर आएगी ना, तो पहले वो जो पहला सेट है ना वो प्राइवेट विटनेसेस का होगा। जो आपके केस के जो भी प्राइवेट विटनेसेस हैं आप उनके बयान करवाएंगी और उन पे क्रॉस हो जाएगी। दूसरा जो आपका सेट है वो आपका है फॉर्मल विटनेसेस का। फॉर्मल विटनेसेस कौन से हैं? पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स में कौन कौन हो सकते हैं? मुहर्रर का बयान हो जाता है कई दफ़ा, उसमें आप स्टॉक रजिस्टर मंगवा लेते हैं, आप रोड सर्टिफिकेट का रजिस्टर मंगवा लेते हैं, फिर उसमें आप जो हैं आईओ का बयान हो जाता है। उसके बाद जो जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल लीगल रिपोर्ट दी है जो जिस डॉक्टर ने, उसका बयान हो जाएगा। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की कोई रिपोर्ट है जिसने वो रिपोर्ट बनाई है, या केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है, उनका बयान रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक हो गया? तो वो सेट जो है वो दूसरा होता है। अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मुझसे आप पूछेंगे सर बताएं सीआरपीसी में कहाँ लिखा है, तो सीआरपीसी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, पर ये प्रैक्टिस में ये फॉलो हो रहा है। सर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। जी जी बताएं। जब मैं सिविल प्रैक्टिस की है तो आई नो अबाउट इट। जी जी दोनों पार्टीज स्टील करती हैं इसके साथ। जी जी। सर अक्यूज का भी तो कोई विटनेस होगा ना? हाँ, तो ला सकता है, उसको क्रॉस तो करेगा, उसको प्रोसिक्यूशन करेगी। प्रोसिक्यूशन नॉट विक्टिम। विक्टिम क्यों नहीं कर सकती? विक्टिम खुद करना चाह रहा है, नहीं ऑब्वियसली फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव। हाँ तो कर सकते हैं। देखें अब मकसद ये कि इन केस अगर वो अपना प्राइवेट वकील करता है तो, हाँ तो देखें जनरली प्रैक्टिस में सारे काम प्राइवेट वकील कर रहा होता है कंप्लेनेंट का। अब प्रोसिक्यूटर से भाई आप काम क्यों नहीं करवाना चाह रहे? मैंने आपको बताया। अब प्रोसिक्यूटर यहाँ में सपोज करें मिस्टर ए जो है ये एडीपीपी है, इन्होंने मिस्टर जी जो है एक प्राइवेट लॉयर हायर किया हुआ है। अब मिस्टर प्राइवेट लॉयर जो है जी, इनको आपने फीस दी हुई है लेट से अच्छी खासी, ये आपके केस को अच्छी तरह तैयार करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। ये एडीपीपी जो है, अब ये इस कोर्ट में 50 केस लगे हैं, वो सारे कैसे केस प्रिपेयर करेगा? ठीक है ना? Can both of them cross-examine accused or accused? देखें इसमें जो बाय लॉ है ना वो प्रोसिक्यूटर ने करना है। ठीक हो गया? प्रोसिक्यूटर ऑन द स्पॉट नहीं होगा, प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। आप अगर डिफेंस काउंसिल आप रोला डाल दें नहीं चलेंगी, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है? अब ये जो कंप्लेनेंट का काउंसिल है, अब यहाँ पे सपोज करें ये खड़ा है एडीपीपी और ये मिस्टर जी उसकी प्रेजेंस में करे क्रॉस, ठीक है फाइन है, प्रैक्टिस में भी यही है। पर बाय लॉ अब देखें सपोज करें हम हाई कोर्ट में थे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो थे ना वो छुट्टी पे थे, और दूसरी तरफ से डिफेंस काउंसिल जो थे ना उनको कह रहे थे कि जज साहब को जी आप जो है ना प्रोसीडिंग करें, तो उन्होंने कहा यू हैव अ वेरी लिमिटेड राइट ऑफ ऑडियंस, आप इसको जो है ना बार बार कहते हैं ना कहें, क्योंकि जब प्रोसिक्यूटर नहीं कोर्ट में है तो फिर आपका कंप्लेनेंट लॉयर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो है चीज़ें हैं, इसी वजह से आप कोई भी क्रिमिनल का ऑर्डर देखेंगे उसमें लिखा होगा लर्नड एडीपीपी ऑन द स्टेट प्रेजेंट। वो अगर नहीं होगा ना तो ट्रायल नहीं होना, इवन प्रैक्टिस हो सकता है वो हो ही ना वहाँ पे, पर जज साहब ने ऑर्डर में ये जरूर ये लिखना है। और प्रोसिक्यूटर जब कोर्ट में नहीं भी होते तो पता है कहते हैं जज साहब को या रीडर को कहा होता है जी हमारी हाजिरी जरूर लगानी है, तो वो हाजिरी इस तरह प्रूव होती है ना, उस दिन ऑर्डर हुआ उस पर डेट होती है लर्नड एडीपीपी प्रेजेंट इन द कोर्ट, या वो बैठा बार में चाय पी रहा हो। अगर बैठे भी हुए तो क्वेश्चन अगर चीफ करना है या क्रॉस करना है तो वो प्राइवेट वकील ही कर रहा है। ऐसे ही है मैडम, ऐसे ही है। फिर कुछ जगह है डिस्ट्रिक्ट में, मैं कसूर में अपॉइंटेड था, वहाँ पे था, वहाँ पे कुछ प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बड़े स्किलफुल होते हैं, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, तो वो बड़े स्किलफुल होते थे। तो प्राइवेट कंप्लेनेंट लॉयर्स ये कहते थे आप करा दें स्टेटमेंट। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, उसके बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है उनके अंडर, और फिर एडीपीपी है। सिविल वालों में जो सिविल वालों में उसमें ये अब शुरू हम डिस्कस कर रहे थे, वो आपको मैं बता देता हूँ, ये कर लेते हैं। एक होता है एडीए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, ये 17 की सीट है, 18 की सीट है, ये दोनों पीपीएससी के थ्रू आती हैं।
ये 17 वाली का भी रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, 13 लोग उन्होंने अपॉइंट किए हैं। ठीक हो गया। ये लॉ डिपार्टमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट का उसके अंडर आते हैं। जो एग्जामिनेशन चीफ होता है हाँ, इसमें समटाइम वो जो प्रोसिक्यूशन होती है वो उसको बता रहा होता है कि ये बोल रहा हूँ ये रॉन्ग प्रैक्टिस है या भाई आपको गवाह को तैयार करना चाहिए, बात ये होती है ना। नहीं, मतलब लीगली अगर दूसरा डिफेंस उसको रोक सकता है कि आप चुप रखें या कह सकता है, वो कह सकता है, पर वो नहीं करते ना। देखें जी, स्टेटमेंट एग्जामिनेशन चीफ आप जो मर्जी करा दें, वो सही है या गलत है वो तो फिर आपने जो है करवानी है, उसके कहते हैं क्रॉस करके निकालनी है ना, वो फिर नहीं करते प्रैक्टिस में। पर जनरली है नहीं बोल सकते गवाह है। देखें एक जो चीज़ है ना, इन पर्सन गवाही है, आपको ने कोई चीज़ पढ़नी नहीं होती। अब आप जो चीज़ है ना, हाँ जब पढ़ेंगे ना CRPC 172 इससे रिलेट करता है 155 to 157 QSO, रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी आ जाता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो और देखा होगा। कोर्ट के सामने जब आप आ गए हैं, आप आए आके बयान दें अपना। अब आपको कोई ना इधर से असिस्ट करेगा ना उधर से असिस्ट करेगा, ना आप लिख के ला सकते हैं ना आप कहते हैं कहीं से पढ़ेंगे। आपने जो आपके है माइंड में आपने बोलना है ज़बानी, बाय लॉ तो ये है। डिफेंस रोक सकता है। हाँ वो रोकेगा, वो कहेगा भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप नहीं असिस्टेंस दे सकते, आप करें ऑब्जेक्ट कभी आप कभी केस में कर रहे हो, उन्हें कहें जी ठीक है विटनेस जो हम बोलना बोले। तो सर इसके खिलाफ रेमेडी फिर क्या ले सकते हैं? वो जज साहब उधर बैठे हो, मना कर, वो कहेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ आप देखिए आपकी ये ग्रिप होनी चाहिए, आपकी ग्रिप QSO की प्रोविजंस के ऊपर हो, जो रिलेटेड जजमेंट्स हैं वो आपने पढ़ी हो, आप कोर्ट में तंग कर दें। आप कहें ये क्वेश्चन एक दफा ये हुआ है मेरे साथ जी, तो जो मुखालिफ वकील थे ना वही उसको बार बार सिस्टम में सर आप प्लीज काइंडली, आप जज को कहें ना, जज सर बैठे ही नहीं थे। आप ये फिर आपको एविडेंस क्यों करवा रहे हैं, आप रोक दें भाई। जी मैटर कौन सा था, सिविल मैटर यार। अब देखें ना, उसने कमीशन अपॉइंट किया होगा, वो तो कमीशन अपॉइंट करके चला गया ना, वो काम करना चाहते ही नहीं है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन दिया था कुछ सालों पहले जी, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होगा जज खुद करेंगे। अब ये खवातीन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो इस बात को शायद ना समझे। सिविल केसेस में पता क्या होता है, सिविल केसेस में ये होता है कि जज साहब बड़े मसरूफ हैं, तो वो कहते हैं जी हम कमीशन अपॉइंट कर देते हैं। जब कमीशन अपॉइंट करते हैं तो कमीशन एविडेंस लिखती है दोनों पार्टीज का, वहीं क्रॉस करती है। अब जज साहब अपने हो सकता है कोई और काम कर रहे हैं, चैम्बर में बैठे हुए हैं, एक वकील साहब जब किसी को भी वो अपॉइंट करते हैं, सम टाइम रीडर भी होता है, वो जो है सारे बयान लिख रहा है, तो वो ये आप उसका हवाला दे रहे हैं। भाई क्रिमिनल केस के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट सीट पे नहीं बैठा, आप एविडेंस रिकॉर्ड ना होने दें। और अगर सिविल केस में आपको लगता है कि भाई ये एविडेंस तो मैजिस्ट्रेट या उसके सिविल जज की प्रेजेंस में होना है, आप जज से कहें कि आप खुद रिकॉर्ड करें। तो सर इसमें सर DDP का प्रेजेंट होना जैसे वहाँ पे ADPP का होता है नहीं, वहाँ सिविल मामला में अलग चीज़ है। देखें यही तो बात है, सिविल में पार्टीज कौन सी हैं, ये क्वेश्चन कोई हुआ था, पार्टीज सिविल में आप पार्टीज कौन सी हैं। देखें जी हाँ, A एंड B प्लेंटिफ, ये दोनों कौन हैं, प्राइवेट पार्टीज हैं, और इनके दोनों के अपने अपने वकील हैं। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे इस तरह केस चल रहा है, यहाँ पे स्टेट है ही नहीं। अच्छा स्टेट कहाँ पे आती है, अब सपोज करें आपने केस कर दिया LDA के अगेंस्ट, यहाँ पे LDA आ गया, ठीक हो गया, LDA रेवेन्यू भी आ जाएगा, LDA आ गया। LDA के बिहाफ पे कौन होगा, LDA जो है इनके एक्सटर्नल काउंसिल होते हैं, वकील हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है तो गवर्नमेंट से रिलेट करता है, इसमें गवर्नमेंट के और भी डिपार्टमेंट आ जाते हैं तो उनके लॉयर्स होते हैं। सर अगर प्रॉपर सूट हो हाँ जी, पॉपर सूट जो है, उसमें भी पॉपर सूट है, पॉपर का कौन सा सेक्शन है और ऑर्डर है 33 इनफोर्स है कि ओमिट हो गया हुआ रूल से, ऑर्डर से खत्म हो गया हुआ है। पंजाब में नहीं एप्लीकेबल है, अब ना पॉपर है ना पॉपर अपील है, बाकी सूबों में है। तो सर इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं दिया? नहीं दिया, खत्म कर दिया उन्होंने। अच्छा खासा क्लाइंट कोर्ट फीस से बच जाता था। बस अब ऐसे ही है ना, आप ये उन्हें पता था कि लोग ये जुगाड़ लगाते हैं। और अब कमीशन खुद अपॉइंट करता है, उसको क्या कहते हैं उसका? कमीशन मैडम, कमीशन अपॉइंट हो। कोर्ट में लॉ में लिखा हुआ है कि कमीशन जो जज अपॉइंट करता है फॉर एग्जांपल हाँ। मसरूफियत की वजह से उसकी फिर वो फीस भी देनी। हाँ ये लिखा हुआ है, आप ऑर्डर 26 को देखें, ऑर्डर 20। वो रिटायर्ड जज हो या कोई सीनियर एडवोकेट हो, यहाँ पे लोग सीखिए जिनको कुछ जी जी तो सर देखें, हाँ जी ऐसे ही स्टेनो रीडर लिख रहे होते हैं। और सेक्शन 75 से 78 है, ऑर्डर 26 है CPC का, सेक्शन 75 78। वहाँ पे ये है कि कोर्ट एक लिस्ट मेंटेन रखेगी अपने पास कोर्ट में, जिसमें जिन लोगों को कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। प्रैक्टिस में यही है, वो किसी वकील को भी कर देते हैं, रीडो स्टेनो और रीडर भी लिख लेते हैं, तो वो उनको पावर्स दी हुई हैं बाय नोटिफिकेशन कि आप ये कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। पर एनी हाउ आप ऑब्जेक्ट करें, आप कहें जनाब जज साहब जो है उनकी प्रेजेंस में होगा, फिर जज साहब कहेंगे मैं मसरूफ नहीं, फिर डेट डाल देता हूँ, अगली डेट पे करा लेना, तो फिर यही मसला है।
भाई फिर उन्हें को रेफरेंस बना दो। देखिए बात सिंपल सी, ये प्रोसीजर वाइज आपका केस डिले होता जाएगा। फिर आपकी एक वकील की प्रायोरिटी ये होती है मैं अपने क्लाइंट के लिए काम करूं और उसके लिए जो मामला है उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है जी, अब हम वापस आते हैं। तो विटनेसेस आ गए, ठीक है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, लग गई समझ इतनी कि गया ऊपर से काम? नहीं वो सारी क्लास को देखना है ना, इस वजह से। मैडम नौशीन ठीक है ना, हमें लग रही है आपको? ओके जी, कंप्लेंट का आप लोगों को पता है, कंप्लेंट को पढ़ते हैं। कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू मैजिस्ट्रेट with a view to taking action under this code, that some person whether known or unknown has committed an offence but it does not include the report of a police officer। ये report of a police officer कौन सी रिपोर्ट का जिक्र कर रही है? चलो आंसर 173। मैडम ऐसा ही है, मैडम निशाद आप ना ऐसा ही है, पुलिस रिपोर्ट 1973 ऐसा ही है। इसलिए डेफिनेशन में कहीं भी एक चीज़ आती है हमें उस पर गौर करना है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। ये पुलिस रिपोर्ट जब ही आएगी सेक्शन 173 चलान हो गया। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस एंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है जी, हाई कोर्ट क्लियर है हम लोग सारे। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सर इसमें हाई कोर्ट जो लफ्ज लिखा हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड हो जाएगा? क्यों? सर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन। हाँ जी, वेयर? फॉर अ प्रोविंस जी, ठीक हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है आपकी? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सर वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से तो ठीक है, कोर्ट है, चलें। किस में? ये जो अपील और रिव्यू जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। पर दी हाईएस्ट, चलें, पर दी हाईएस्ट कोर्ट आप याद रखेंगे क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सारे फंसे हुए हैं ना। हम सुप्रीम कोर्ट ही मुंह से निकलती है पर वो ध्यान रखना है आप। अब लॉ जो है वो चेंज हो गया। इंक्वायरी, अब एक चीज़ लिखें ये इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में, एडिशनल के एग्जाम में ये आया हुआ था कि 4 सब क्लॉज डैश इंक्वायरी डिफाइन हुआ है, तो वो के था। तो ये इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी में और क्या फ़र्क है इन्वेस्टिगेशन में। जी मैडम निशात। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करते हैं, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट। कि मैडम ऐसी सिचुएशन कोई राइज हो सकती है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो? कंप्लेंट में होता है मैडम ऐसा। तो जब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कोर्ट में दोनों पार्टियों को बुला के, गवाहों को बुला के उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करता है, सुनता भी है। जो कंप्लेनेंट होता है और उसके जो विटनेसेस होते हैं उनकी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। हाँ, पर इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट। आपने बड़ी लोगों को सुनना होता है, देखना होता है, उसमें से कुछ को आप रिकॉर्ड करते हैं, कुछ को नहीं करते ना। चलें इस पर करेंगे बात बाद में। ये बात आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी भी और इन्वेस्टिगेशन भी। इंक्वायरी जब भी होगी मैजिस्ट्रेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन जब भी होगी पुलिस करेगा। इसे पढ़ते हैं। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, investigation includes all proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a magistrate, conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। collection of evidence करनी है, पुलिस ऑफिसर करेगा मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर, या कोई और शख्स भी कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात को नोट करें, और एनी अदर पर्सन है। हो सकता है मैजिस्ट्रेट आपसे कहे कि भाई आप करें इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल लीगल ऑर्डर होगा उसका, पर वो शख्स मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। रिटर्न फॉर्म में देगा भाई मैजिस्ट्रेट, जिसको देगा मैजिस्ट्रेट को भी पता है भाई किस बंदे को देनी है किसको नहीं देनी, ऐसे तो नहीं देगा ना, पर आप लॉ उसको परमिट कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का वो कोई भी हो सकता है। अब इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो डायरेक्ट कर दे किसी मामले में, करो इन्वेस्टिगेशन और दो, तो वो कर सकता है। अब सर क्या पुलिस ऑफिसर भी अंडर द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? यस बिल्कुल, यस बिल्कुल कर रहे होता है मैडम। मैं अगर जो कंप्लेनेंट है जो अक्यूज्ड है, क्या इसको कहेंगे पार्टी को जिसके साथ ग्रीवियंस हुआ है, कह रहे हैं जो विक्टिम है। विक्टिम, हाँ विक्टिम ने तो सर किया होता है ना। नहीं विक्टिम है, इसके साथ ज्यादती हो गई है। विक्टिम एक आपका विक्टिम हो गया,
हाँ, जो बात करना चाह रहे करें, उसके बाद करते हैं। बताएं आप, क्वेश्चन फ्रेज करें, जो भी है सोचें, कोई नहीं, चले कोई नहीं, कर लेते हैं बाद में। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो आज जो है क्लास हमारी वो इस तरह ब्रेक्स हुई, उसके बाद टाइम लग गया। अब आप लोगों ने जो है ये डेफिनेशन यहाँ तक अच्छी तरह करनी है, सारी नहीं करनी जितनी पढ़ी है, पूछूंगा मैं वही जो पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है ना, कोई नहीं। तो ये करनी है अच्छी तरह से। टोटल सेक्शंस कितने हैं, स्केड्यूल्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह अगले चलते हैं, पहले आपसे ये पूछेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा सिलेबस आप कर लेंगे और अच्छी तरह करना है, जब चीज़ें बढ़ जाएंगी तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये वर्ड टू वर्ड याद करनी है। नहीं, ये अब आपका प्रेरोगेटिव है। अगर आप वर्ड टू वर्ड करना चाहते हैं आप करें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और यू कैन राइट वेल तो फिर आप इसको ऐसे याद कर लें। अब ये अब आपके ऊपर है। और वैसे भी डेफिनेशन में जनरल चीज़ें हैं, इसको क्या वर्ड टू वर्ड। अब एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन मैं तो किसी को नहीं कहता कि वर्ड टू वर्ड याद करे, क्या उसमें है। बेलेबल नॉन बेलेबल का आपको पता है। चार्ज की डेफिनेशन अच्छी तरह याद कीजिएगा, क्योंकि चार्ज का अलग से क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम चार्ज को डिफाइन करते हैं 4C के अंडर। उसके बाद इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप क्लियर हैं, और होना भी चाहिए, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो कोई हमने खास ऐसी चीज़ नहीं देखी, जो आगे देखते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं। थर्सडे को मतलब कि हम रूटीन यही बनाएंगे, पहले हम आपसे मैं सुना करूँगा सबसे, अभी सिलेबस थोड़ा जब ज़्यादा हो जाएगा फिर उसके बाद फिर हम आगे पढ़ा करेंगे, और जो फिर नहीं सुनाएगा उसका फ़ाइन फिर आप लोग खुद तय करें। सोच लें, आपस में मशावरत कर लें कितना होना चाहिए। तो वैसे तो नहीं, 4 घंटे पहले सुना जाएगा, फ्रेंड पढ़ाया उसकी जाएगा। नहीं, हम पढ़ेंगे, पहले सुनेंगे फिर पढ़ेंगे, एक क्लास में हमें लग जाए, आगे जाके हम करेंगे। मेन चीज़ है आप लोगों ने याद करना है, आप लोगों की फिंगर टिप पे होनी चाहिए। CRPC भी आगे हम जो एक्ट पढ़ेंगे आप लोग याद ऐसे ही करेंगे, नहीं तो अदरवाइज जैसे आपने LLB में पढ़ा आप लोग वैसे ही करेंगे। ये वो वाला सिस्टम नहीं चलना कि 15, 20, 25 सवाल याद किए और पेपर हो गया। यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलनी, यहाँ पे ग्रिप में चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखें, अभी से आप सोचें आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी, वो जजेस करेंगे। तो जब आप एक डेप्थ में चीज़ पढ़ी होगी, याद होगी, तो फिर वो अंदर से ही आवाज़ आपको आंसर आना शुरू हो जाता है। आपका माइंड फौरन उस चीज़ को अलाइन करता है और जवाब देता है। वो फिर मेहनत, अभी की जो आपकी मेहनत है ना, ये आपको वो उस टाइम पे काम देगी, और फिर आप जितने अच्छे तरीके से आंसर करेंगे वो उतना बेहतर होगा। सर एक क्वेश्चन। जी मैडम पूछा। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है, मेन फर्क जिसको यही है मेन फर्क, जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन करेगा, पुलिस। इंक्वायरी कौन करेगा, मैजिस्ट्रेट करेगा। सर आप पुलिस भी तो अंडर द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट ही चल रही है, उधर भी मैजिस्ट्रेट ही चल रहा है, तो फिर फर्क क्या रहेगा? देखें एक चीज़ है, अब आप ये कह रही हैं कि इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट क्या कर रहा होता है, उसकी जो इंक्वायरी है वो ये इंक्वायरी नहीं है जो पुलिस वाला कर रहा है। पुलिस वाला क्या करता है, एक वकूआ हुआ, उसने वकूए में आके एक बंदे ने, मिस्टर ए ने कहा जी ये वकूआ हो गया, अक्रंस हो गई, गार्डन टाउन में हो गई, आप करें, FIR कट गई, हम बाय लॉ बात कर रहे हैं। इसने कहा जी मौके पे B और C भी थे, अब इनकी 161 की स्टेटमेंटें रिकॉर्ड होंगी, ठीक है, IO करेगा, ज़िमनियों में लिखता है, वो रिपोर्टें लिखता है। 161 की स्टेटमेंट ज़िमनियों में लिखी उसने, इनकी बयान, ततीमा बयान लिखे उनके। ये यहाँ पे से पता लगता है जनाब यहाँ पे तो D, E, F और G भी थे, वो इनको समन करेगा पुलिस वाला, इनकी स्टेटमेंटें देखेगा, किसी को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, होंगी तो ज़िमनियों में डाल देगा। हो सकता है इनमें से कोई आई विटनेस हो, कोई ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रिकवरी हुई थी, कोई वेपन था, उसकी फर्द उसकी बनती है, ठीक है। उसके बाद फर्द बनेगी, इसको फोरेंसिक करने भेजना है, उसकी रिपोर्ट आएगी। अब उसने चालान के साथ जो बनाना है, जितने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो पूरे करने हैं, ये काम है। मैजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी करता तो मैजिस्ट्रेट ये काम तो नहीं करता, ये काम उसके नेचर के करने के ही नहीं है। अब इना केस मैजिस्ट्रेट ने तो ये देखना होता है, उसने जब कॉग्निजेंस लेना है, जब उसने कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, वो तो कोर्ट में बैठ के कर रहा होता है, वो फिजिकली जा सकता है कहीं पे, उसके पास अथॉरिटी है, पर वो ये काम नहीं करता। कि ये काम सारे करने होंगे तो वो डायरेक्ट कर देगा पुलिस वालों को ही, जो उसकी कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा जो आता है, भाई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि मैजिस्ट्रेट तो ये काम नहीं करता। अब इस तरह ही है, मैजिस्ट्रेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत सारे करता है। एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, IP आपने सुना होगा, आर्टिकल 22 QSO है। अब ये जेल के अंदर होती है, तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पे जाता है, और फिर मैजिस्ट्रेट एज विटनेस पेश भी होता है उस ट्रायल में, उस केस के। अब ये उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। इसी तरह मैजिस्ट्रेट जो है वो उसमें वो करता है, ये क्या नाम है उसका, ये तो एक IP हो गई,
दूसरी क्या थी, मेरा माइंड से निकल गया। हाँ मैं बताता हूँ आपको, आ गया याद आ गया। एंटी करप्शन के अंदर होता ही है, एंटी करप्शन लॉज में, अब आपसे जो है ना सपोज करें किसी सरकारी अफसर ने पैसे मांगे, आप एंटी करप्शन जाएंगे, उन्हें बताएंगे जनाब ये शख्स है मुझे इतने पैसे मांग रहा है, तो उनके साथ एक रेट का प्लान होता है। वो आपसे कहते हैं आप लोग ना इसको डिसाइड कर लें कि इससे आपने इसको पैसे देने हैं। वो पैसों के ऊपर ना नंबर्स लगा देते हैं। प्रोसीजर ये है, वो सेशन जज को कहते हैं, सेशन जज एक मैजिस्ट्रेट डिप्यूट कर देता है, मैजिस्ट्रेट, एंटी करप्शन की टीम, और ठीक है ये इकट्ठे होते हैं। अब ये जो बंदा है वो जाता है उस अफसर के पास जहाँ भी वो कहता है, वो उनको पैसे पकड़ाता है, ये ऑन द स्पॉट पे आ जाते हैं और ऑन द स्पॉट उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सारे आई विटनेस भी हैं और इनको पता है ये इस तरह रेड करते हैं। तो मैजिस्ट्रेट यहाँ गया होता है, जब ट्रायल करता है मैजिस्ट्रेट यहाँ पे भी बयान देता है। तो अब ये मैजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो है वो एक्ट कर रहा होता है। वो फिजिकली बताने का आपको मतलब ये है कि वो सिर्फ कोर्ट में बैठ के काम नहीं करता, वो ऑन द स्पॉट भी जाता है, वहाँ पर भी काम करता है। अब उसकी जो इंक्वायरी है वो टोटली लॉ से रिलेट करती है, जब लोगों की उसने किसी की कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके डिसाइड कर देना होता है कि इस मामले को इस तरह देखो। बाकी काम जो है ना ये एक टाइम टेकिंग काम है, और इसमें अब आपने देखना होता है किसकी स्टेटमेंट लेनी है किसकी नहीं लेनी, तो वो सारे काम फिर इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं। ये अगर हम कहें प्रैक्टिकली। जी पूछे मैडम। ये कि अगर 200 में जो प्रोसीजर हो रहा है, जो मैजिस्ट्रेट कर रहा है वो इंक्वायरी है। हाँ जी, मैजिस्ट्रेट जब भी करेगा वो इंक्वायरी करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करेगा ना। अब इसमें एक जगह जब हम 202 पढ़ेंगे ना, उसमें वर्ड यूज हुआ हुआ है इन्वेस्टिगेशन का। जब हम कंप्लेंट पढ़ेंगे उसके तनाजुर में फिर आपको बताऊंगा वहां पे क्यों लिखा हुआ। ठीक हो गया? ठीक है, क्योंकि ये भी इनिशियली क्लास है, आप पूछ रही हैं, ये पीछे वाले बच्चों को समझ नहीं आनी। आहिस्ता आहिस्ता जब हम बिल्ड करते जाएंगे ना चीजें, तो फिर वो क्लियर होती जाएंगी। जी मैडम पूछें। ये भी आपने ज़िमनी का नाम लिया। जी मैडम। तो ज़िमनी जब वो टोटल बन के आती है तो उसमें एक जो पेज होता है उस पे लिखा होता है ज़िमनी बैरूनी, और बाकियों पे ज़िमनी है बैरूनी। दोनों में क्या फर्क है? देखें जी, जो ज़िमनी है ना, एक आपके पास होता है रोजनामचा 22.48 रजिस्टर्ड टू पुलिस रूल्स, 22.47 है रजिस्टर 1 है FIR। इसको आप लोग नोट कर लें, ये हम जब पुलिस रूल्स पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड का तो समय लगता है, ये हमने पढ़े हैं। जैसे 2248 और 2247 पुलिस रूल नंबर 22.48। जी मैम। अभी तो वो पोस्ट गुजर गई जिसके लिए अप्लाई करना चाहिए था, मजीद कोई आ रही हो या आएंगे? हाँ, वो आपके ग्रुप में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके ग्रुप में अभी ऐसे सपोज करें आज हमने जजमेंट डिस्कस की थी इमरान खान नियाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो मैं देख रहा था, मुझे मोबाइल में मिली नहीं है, वो आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। जो भी जजमेंट्स होंगी आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाया करेंगी, जो जॉब्स आएंगी, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके ग्रुप, हाँ वो आपके ग्रुप में आ जाया करें। अगर आपने कभी अटेम्प्ट दी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं भी बताता हूँ आपको मैडम, दी हुई है मैंने अटेम्प्ट। आप एग्जाम बताएंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, अब ये है जी 22.48 हो गया। एक आपके पास है 25.53 रूल है। ये जो रजिस्टर है ना, ये डेली डायरी है, और ये जो है ना 167 पुलिस ऑर्डर का भी है। ये मैडम पुलिस ऑर्डर 167, ठीक, 2002 पुलिस ऑर्डर है ना। अब ये आपके पास है 172 CRPC में जो जिक्र हम पढ़ेंगे ना, जो इन्वेस्टिगेशन डायरी है, ये 22.53 है, जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें लिखी जाती हैं। अब होता ये है, ये डेली डायरी है ना, इसे रोजनामचा कहते हैं उर्दू में। ये क्लियर है आप लोगों को? ये आप लोगों को याद करना पड़ना है चीज़ें, ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिसको नहीं आती वो लिख ले ताकि याद रखे। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना ज़िमनियों के ऊपर, तो वो बयान लिखते हैं 161 का, ज़िमनी में बयान लिखा, इसका नंबर होता है, इसका जो है ना वो नंबर इसमें ऐड करते हैं डेली डायरी में, और जब कोर्ट में ये भेजनी होती है ना तो वो ये साथ अटैच कर देते हैं। अब चीज़ ये है मैडम, अब जो फ़र्क आ गया 2024 में पुलिस रूल्स में अमेंडमेंट आ गई। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, FIR अब कंप्यूटराइज्ड होती है। पहले वो गंदी वाली राइटिंग वाली FIR पढ़ी है कभी? वो नहीं पढ़ी जाती। तो FIR भी डिजिटली मेंटेन होती है। आपकी सारे पुलिस के पास हैं 25 रजिस्टर्स, ये भी डिजिटली भी मेंटेन होते हैं और मैनुअली भी होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 25 रजिस्टर्स होते हैं पुलिस स्टेशन में। अब ये है कि वो जो आपकी डेली डायरी है ना, ये भी मेंटेन होती है डिजिटली। ठीक है, तो इसमें से
इसमें कोई चीज़ लिखनी है आपने कोर्ट में जमा करवानी है, ये मैनुअली भी मेंटेन हो रही है और डिजिटली भी कंप्यूटर पे। अभी आप में कोई पुलिस स्टेशन जाता है और आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, आप फ्रंट डेस्क पे जाके दरखास्त देते हैं तो वो कंप्यूटर में एंट्री करता है ना, अब एंट्री उस कंप्यूटर पे होती है जी, टैग देता है, वो सारा अंदर एंट्री कर लेता है। अब ये आपकी डिजिटली हो गई है, वो यहाँ पे जो है ना वो प्रिंट निकाल लेता है उसका, वो साथ लगा के कोर्ट में जमा करवाता है। तो अब अंदरूनी और बैरूनी आ गया। अंदरूनी जो पुलिस वाले हैं ना, ये बयान जो हैं ये मेरे ख्याल से बैरूनी में आते हैं, ये जो हैं ज़मीनियों के जो 161 लिखा होता है, और उसके बाद उसने बहुत सारी वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की होती हैं जिनका वो इफेक्ट नहीं आ रहा होता इस तरह, जैसे है ना 161 की स्टेटमेंट्स हैं, उसमें कुछ विटनेसेस जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसने